हम्म। तो नेक्स्ट टॉपिक जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग, क्या है? पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले कल ही हम तुम लोग को सिखाए थे क्या क्या लिखने के लिए, बोलो। पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में होता क्या है पहले समझ लो। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक और तरीका होता है, उसको क्या बोलते हैं लोग? पोलर फॉर्म। अभी तक हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते आ रहे थे, इधर ध्यान दो सब कोई, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते आ रहे थे तो कैसे लिखते थे? जेड इक्वल टू, सुनो, जनरल फॉर्म में कैसे लिखते थे? जेड इक्वल टू ऐसे लिखते थे ना, ए प्लस आयोटा बी, ऐसे ही लिखते थे। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मॉडुलस होता था, क्या होता था? मॉडुलस, जिसको कैसे लिखते थे? मॉड जेड। और इसकी वैल्यू तुम लोग को पता है क्या होता था? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। और ये जनरली क्या होता था? थीटा। और ये थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन, सुनो, एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग, किससे? ओरिजिन से लेकर के लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। और इस एंगल की जो रेंज होती थी वो कहां से कहां तक होती थी? -180 से लेकर के 180 तक, या -पाई टू पाई। पाई पे क्या होता था? क्लोज्ड होता था, और -पाई पे ओपन होता था। अब देखो, अगर इसी को पोलर फॉर्म में लिखना है ना, इसी को पोलर फॉर्म में लिखना है, तो उसको लिखने का जो तरीका होता है, जेड इक्वल टू क्या होता है? जेड इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और इसके आगे एक लगा दिया जाता है, आगे लगाओ या पीछे लगाओ, बोथ आर सेम, ठीक है। दिस इज आर। आर, अब यहां पे डिसाइड करते हैं लोग, साइड में लिख देते हैं। आर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? मॉडुलस। क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। और जो थीटा है, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, इधर ध्यान दो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम लोग आर्ग्यूमेंट निकालना सीख लिए हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना सीख लिए हो, तो क्या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम पोलर फॉर्म में लिख सकते हो? अब रहा बात की सब, ये सब का कल ही हम लोग मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकाले हैं। आर्ग्यूमेंट निकाले ना, मॉडुलस तो 1 सेकंड का काम है निकालना, और उसके बाद से इसको सबको पोलर फॉर्म में लिख के सिखाते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बच्चे को डाउट रहता है कि सर ये चीजें आती कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि ये ऐसे अपने से तो आया नहीं होगा, इसमें क्या ज्योमेट्री यूज हुआ है और कैसे ये वैल्यू आ रही है। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 1 प्लस आयोटा वाला, ठीक है, 1 प्लस आयोटा वाला लेते हैं, या 1 प्लस आयोटा नहीं, जनरल फॉर्म में ही ले लेते हैं, जनरल फॉर्म में ले लेते हैं ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है तुम्हारा जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। मान लेते हैं ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। ए का पोजीशन कुछ यहाँ पे आ रहा है, ए का पोजीशन कुछ यहाँ पे आ रहा है, और बी का पोजीशन कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आएगा कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शंस ये है कि इसको ज्वाइन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से लेकर के कहाँ तक? यहाँ तक। अगर ये ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक ज्वाइन किए तो बता सकते हो कि मॉडुलस क्या होगा? ओ जेड की जो वैल्यू होगी ये मॉडुलस जेड होगा। और इस केस में हम इसको कुछ समय के लिए आर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर माने हुए हैं। और इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? ये एंगल आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है, थीटा। ये लेंथ जो है, दिस लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ बी है, और ये लेंथ कितना है? ए है। इतना तो सब पता है तुम लोग को। अब देखो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ये क्या लिखा हुआ है? जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। तो देखो ए को क्या हम इस मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट के रूप में लिख सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री देखो, ओ ए बी, मान लेते हैं ये ओ हो गया, ये वैल्यू ए हो गया, और ये वैल्यू बी हो गया। तो इन ट्रायंगल, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अगर इसमें ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो अब जरा बताओ कि अगर हम साइन थीटा की वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि बी बाई आर, कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहां से बी की वैल्यू क्या नजर आ रही है तुम्हें? आर साइन थीटा नजर आ रहा है। अरे देखो ना, आर की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या? आर इंटू साइन थीटा नजर आ रही है। अच्छा, सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनस, दिस इज ए बाई आर। तो यहां से ए का वैल्यू क्या नजर आ रहा है? ए का वैल्यू आ रहा है आर कॉस थीटा। तो अब देखो, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहां से डायरेक्ट? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? जेड इक्वल टू ए की जगह पे लिख सकते हैं क्या? आर कॉस थीटा, ठीक है, प्लस बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? आयोटा साइन थीटा। सॉरी, आयोटा तो है ही, आर साइन थीटा। यहां से आर को जैसे कॉमन ले लेंगे तो क्या दिख रहा है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका है। देखो ये और ये दोनों सेम आ गया, तो इससे एक अलग तरीका होता है। तो लिखने का तरीका के लिए हमें क्या क्या निकालना जरूरी होता है, एक आर्ग्यूमेंट थीटा और दूसरा मॉडुलस। तो इसको लिख लो, ठीक है। और इन सारे को तुम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख, सॉरी इन सारे कॉम्प्लेक्स, दिस इज आर्गेंट प्लेन में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। और इसी को पोलर फॉर्म में लिखना हो तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, आर यानी कि मॉडुलस निकालने आता है, आर्गुमेंट निकालने आता है, ठीक है। तो एक लिख के दिखा दे रहे हैं हम तुम्हें, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल एक लिख के दिखा रहे हैं, जैसे Z1 है 1 प्लस आयोटा, ठीक है। यहाँ पे केस में Z1 इक्वल टू क्या है, 1 प्लस आयोटा है, ठीक है। तो इसका ए का वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको अगर हम लिखना चाहें पोलर फॉर्म में तो Z1 को कैसे लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा। अब जरा बताना इस केस में आर की वैल्यू कितनी होगी, मॉडुलस निकालने तो आता है, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू भी क्या है, 1 ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2, तो ये हो गया तुम्हारा √2, ठीक है। और एंगल, इसका आर्गुमेंट कितना आया था जरा देख के बताना, आई थिंक 45 डिग्री आया था, π/4 चेक कर लो तुम लोग सब कोई, कितना आया था, अरे चेक करो बस। तो यानी कि ये जो Z1 है इसको दूसरा फॉर्म है लिखने का, ये फॉर्म भी है, तो दिस इज योर आंसर। बस यहीं तक लिख के छोड़ देना है, ये आंसर हो गया तुम्हारा। तो दिस इज ओनली कॉल्ड पोलर फॉर्म, इसी को पोलर फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। मतलब कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म से हटा करके इस फॉर्म में लिखना है। अब तुम इसको भी ओपन करके देखोगे या इसको भी सिंप्लीफाई करके देखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, उल्टा सीधा एक समान, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ध्यान रखना कॉस थीटा आगे रखना प्लस आयोटा साइन थीटा बाद में रखना, ठीक है। ये नहीं कि किसी के साथ आयोटा लगा दे, किसी के कुछ साथ साइन के साथ आयोटा लगता है, ठीक है, कॉस के साथ फ्री रहता है। दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो करके भी दिखा देगा, इससे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अरे cos 45 डिग्री का वैल्यू पूछे, π/4 का नहीं, 1/√2। तो दिस इज √2, ये क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 45 का 1/√2। तो √2 को अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, तो √2 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा 1 प्लस √2 इंटू 1/√2 1 आयोटा, ठीक है। तो सेम आ गया। तो बस लिखने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है, क्या होता है, लिखने का एक अलग तरीका होता है। तो बाकी सब कॉपी में सुंदर दिखे ये सारे का लिख लो तुम लोग, ठीक है, सबका लिख लो। ये जितने भी तुम्हारे Z1 Z2 Z3 Z4 Z8 तक है सबका एक बार लिखो, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। इसको पोलर फॉर्म में लिख के दिखाओ, हम चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। बाहर compete करोगे बाहर के बच्चों से। तो चलो थोड़ा सा दिखा दो, कॉपी बना लिया तो देखो। हाँ बना लिया, साहिल सब बना लिया, दिखाओ दिखाओ, सब बनाया तो क्या बना रहा है दूसरा, अच्छा ये बना लिया, कितना है 1 प्लस ये तो 2 हो जाएगा इसका cos 2π/3, 2π/3 माइनस प्लस, सही है 2π/3, हाँ 2π/3 होता है, हाँ निकालो ना। 60 120 कैसे आएगा, 120 आएगा कैसे, 120 सोचो कैसे आएगा जो तुम्हें पता है वैल्यू या तो 180 माइनस 60 करोगे, हाँ तो 180 का क्या होता है पाई, और 60 का क्या होता है π/3, तो पाई माइनस π/3 2π/3 हो जाएगा ना। बस उतना ही लिख के छोड़ देंगे, जो माइनस में है उसका आर्गुमेंट माइनस में लिखेंगे, ठीक है। हाँ थोड़ा सा आप लोग कभी देख ले क्या कर रही है तुम इसमें, कौन सा है दूसरा बना, एक कोई दिखा दो ना समझ जाएंगे। ये आर, ठीक है, आर का वैल्यू निकालो भाई, आर बस लिखे थोड़े छोड़ देना है, आर का वैल्यू कितना आ रहा है, और ये क्या लिखी है, ये
2 लिखिए ना। चलो सही है। आर का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है। हाँ तुम दिखाना आकांक्षा। हाँ बना ही रहे हैं तो एक भी तो बनाई होगी ना दूसरे का। क्या कर रही हो भाई? ये 60 क्या 1060 क्या लिखना चाह रही है दूसरे का? शॉर्टकट में तुम्हें पता है ना कि शॉर्टकट में क्या है? पाई रेडियन में 135 कैसे आता है? 180 में से 45 नहीं आता है तो 180 का कितना होता है? पाई और 45 का पाई बाई 4 तो पाई माइनस पाई बाई 4 कर लो। या कल एक फॉर्मूला लिखवाए थे ना पाई बाई 180 इंटू डिग्री जितना निकालना है। हाँ बेवकूफ की तरह कर रही है वो, थोड़ा सा ट्रिक सही है ठीक है। वो मॉड लेकर के मतलब बी बाई ए तो कर देती है या वाई बाई एक्स यही करती है ना, टेन थीटा निकाल लेती है। बट उसके बाद वो तो मैग्नीट्यूड आता है। क्वाड्रेंट फिर भी तुम्हें पता करना पड़ेगा ना किस क्वाड्रेंट का है वो है तो तुम्हारा। सब बताओ सेकंड वाला किस क्वाड्रेंट का है? सेकंड में आएगा। और सेकंड में जो मैग्नीट्यूड आता है थीटा उसको फिर कैसे लिखते हैं आर्गुमेंट के लिए? 180 माइनस थीटा तो कितना होगा? अच्छा मतलब अभी करती, वाह जल्दी लिखो। हाँ तुम दिखाओ अपना एक तो दिखा दो कम से कम, और उतना बेवकूफ की तरह नहीं करना है, उतना टाइम नहीं है ठीक है। कल सब कुछ का करवा चुके हैं। ये अच्छा अभी एक ही बनाई है, वाह। और तुम ये पाई बाई 3 कैसे लाइए? ये पाई बाई 3 कैसे लाइए? हाँ तो 60 डिग्री का वैल्यू पाई बाई 3 होता है, बट ये 60 डिग्री लाई कैसे ये तो बताओ। कल कैसे सॉल्व किए थे? कहाँ कहाँ दिखाना बताओ, कहाँ सॉल्व की थी? पहले कॉपी कहाँ है तुम्हारा? अच्छा आर्ग्यूमेंट कॉपी कहाँ है तुम्हारा? कल वाला दिखाओ पहले, कल वाला कॉपी दिखाओ तुम कहाँ है तो लिखी कहाँ है वो? कहाँ लिखी कहाँ है आर्ग्यूमेंट वाला? हाँ दिखाओ जरा आर्ग्यूमेंट वाला कहाँ लिखे। हाँ दिखा। हाँ हाँ ठीक है वो तो, ये तो कल वाला है ना। तो कितना है आंसर कितना है? 1060। हाँ ठीक है समझ गया। अरे बेवकूफ, ये 1060 है 60 कौन सा एंगल है 60 डिग्री ये तो बताओ। 1060 बोल रही है, 60 कौन सा एंगल है? कौन वाला? कौन सा एंगल को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं? तो कितना होगा? हाँ तो कितना होगा? हाँ तो वो लिखना है ना। हाँ तुम जरा एक बार इसीलिए बोलते हैं कि एक बार क्वाड्रेंट बनाओ, थोड़ा सा उसको बताना किस क्वाड्रेंट में आएगा, थोड़ा सा छोटा सा फोटो बनाना कि वो कम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ, -1 + √3। हाँ कहाँ पे आएगा बस, मतलब एग्जैक्ट नहीं, बस क्वाड्रेंट बता दो किस क्वाड्रेंट में आएगा। हाँ तो उस क्वाड्रेंट में बनाओ, कहीं पे भी पॉइंट दे दो, मान लो कहीं पे भी मार्क कर दो, ऊपर में। अरे पोजीशन यार कम्प्लेक्स नंबर का जहाँ पे होगा यहाँ पे। हाँ चलो ठीक है, हाँ ज्वाइन करो पूरा अच्छे से ज्वाइन करो ना उसको। चलो ठीक है। हाँ और कौन सा एंगल कहलाएगा आर्ग्यूमेंट? वो कहलाएगा, क्या होता है आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट किसी किसके एंगल के भी, हाँ वो वाला होगा। तो ये वाला एंगल तुम्हें देख के नहीं लग रहा है कि कितना एंगल है, क्या 90 से कम है कि ज्यादा है? तो 60 कैसे लिखी है? और ये कहो कि थोड़ा सा दूसरी जगह पे होती ना तुम लोग बहुत पिटाती सब, ठीक है। चलो ठीक है कर लेगा सब ना, इनफैक्ट कल ही जो करवाए थे सब वही कर लेना सब। अच्छा ठीक है शुक्र मनाओ तुम लोग। हाँ चलो देखो यहाँ पे सुनो, ये सब का लिख लेना। कोई यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट आंसर बता देना, जैसे कि किसी के रैंडम लेते हैं ठीक है, Z5 लेते हैं, सॉरी Z4 लेते हैं ठीक है। क्या लेते हैं?
Z4 लेते हैं। तो Z4 की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, तो Z4 की अगर बात करते हैं तो देखो Z4 में क्या आया था, Z4 की जो वैल्यू है -√3 है, -√3 आयोटा है, यही है ना। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, तो सबसे पहले R, ठीक है, और उसके बाद से cos थीटा प्लस I sin थीटा, यही होता है। R की वैल्यू क्या आएगी, 3 + 3 6, कितना हो जाएगा, √6, ठीक है, √6, √6, सही है। और cos थीटा एंगल कितना आता है इसका, ये किस को, देखो हर एक एंगल निकालने के पहले तुम्हें इतना पता है ना कि जो मैग्नीट्यूड आएगा tan का, सॉरी जो मैग्नीट्यूड आएगा आर्गुमेंट का, उसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, विदाउट टेकिंग द साइन, ओनली मैग्नीट्यूड को। तो √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे डायरेक्ट तुम लिख सकते हो फास्ट करने के लिए tan थीटा = 1। अब tan थीटा = 1 किस एंगल की वैल्यू के लिए होता है, थीटा = π/4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये पता करो किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, माइनस माइनस, नेगेटिव ये भी, नेगेटिव ये भी, इस क्वाड्रेंट का है। तो यहां से यहां ज्वाइन करेंगे तो ये वाला एंगल इज कॉल्ड आर्गुमेंट। तो कौन सा एंगल हम निकाले हैं, थीटा, मैग्नीट्यूड वाला कौन सा निकाले हैं, ये वाला वैल्यू निकलता है, ठीक है। थीटा जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं इस प्रोसेस से, tan थीटा = सुनो, tan थीटा = जो b/a कर देते हैं हम, ठीक है, पॉजिटिव के साथ, वो कौन सा वैल्यू आता है, ये वाला, छोटा वाला। तो अब ये वाला 45 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 135 होगा ना। और 135 को कैसे लिखते हैं, पाई - π/4, यानी कि 3π/4, ये क्या हो जाएगा, तो 3π/4। तो 3π/4, बट ये एंगल को मेजर कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो क्या ले लेंगे, cos -3π/4, ठीक है, और प्लस आयोटा साइन -3π/4, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर इस तरीके से। और वैसे भी ये सब का आर्गुमेंट कल लिखवाए थे, तुम नहीं लिखी है, आ गया समझ में, तो नहीं लिखी है कल जो लिखवाए थे, वाह, चलो ठीक है। एक और टॉपिक होता है इसी का, बस याद कर लेना, ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। दैट इज कॉल्ड यूलर फॉर्म, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक और तरीका होता है, जैसे बता दे रहे हैं, z क्या होता है, z होता है a + आयोटा b, ठीक है। और इसी को पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, r, ठीक है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही लिखते हैं ना। और इसी को एक और फॉर्म होता है, दिस इज पोलर फॉर्म, उसको r × e⁻ आयोटा थीटा, ठीक है। तो इस केस में बोथ सेम है, r = क्या हो जाएगा, cos थीटा, सॉरी r = क्या हो जाएगा, r = इज मॉडुलस ऑफ z एंड थीटा = क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। बस इतना लिख लेना, ठीक है, काफी है। तो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इसी का कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है, 1 + आयोटा को लिखना है, ठीक है। तो 1 + अगर z = 1 + आयोटा को लिखना होगा तुम्हें इस फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, इसका हो जाएगा √2 क्या हो जाएगा, मॉडुलस, और इसका आर्गुमेंट आएगा 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos π/4, ठीक है, प्लस आयोटा साइन π/4, सही है। और इसी को अगर हम चाहें इस फॉर्म में लिखने के लिए, यूलर फॉर्म में, तो √2, ठीक है, e⁻ आयोटा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, π/4, ठीक है, और छोटा हो गया ये। तो इसका हम लोग हायर स्टडी में यूज करेंगे, जब तुम लोग मैथमेटिक्स लोगे, ठीक है, या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, ठीक है, तो इसका यूज हम लोग ऊपर करेंगे। अभी तुम्हारे या एडवांस में जनरली इसका यूज हो भी जाता है, जो बच्चे एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं ना, उसको ये पढ़ाया जाता है, क्योंकि इससे सॉल्व करना चीजें ज्यादा आसान हो जाती है, बड़ी बड़ी क्वेश्चंस। बट तुम्हारे लेवल पे अभी फिलहाल ये दोनों पे फोकस करो, ठीक है, ये दोनों पे फोकस करो, इतना काफी है, ठीक है। तो अब हम लोग का ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा कुछ और चीजें बाकी है, बस इंफॉर्मेशन के लिए बताने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, पहले रुक जाओ, बाद में लिख लेना, पहले कुछ सुन लो यहाँ पे, ठीक है। कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज, अब तुम्हें अभी तक कौन कौन सा मतलब टर्म पढ़ाए हैं जो तुम्हें नया लगा है, बताओ। एक तो पढ़े हो तुम लोग मॉडुलस, एक आर्गुमेंट और एक कंजुगेट, ये 3 पढ़े हो ना, एक मॉडुलस, एक आर्गुमेंट और एक कंजुगेट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज, सबसे पहला किसका प्रॉपर्टीज की बात करते हैं लोग, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो ध्यान से देखना इधर, हाँ कुछ छूट जाए तो बताना तुम लोग, ठीक है, जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, कुछ छूट जाए तो बताना। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है, अगर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रहे, सुनो, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रहे, Z1, ठीक है, Z2,
दोनों का मॉड ले लिया जाए एक साथ, तो दिस इज इक्वल टू दोनों का अलग अलग मॉड लेकर के मल्टीप्लाई करना। बात समझ रहे हो? दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, या दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई करो, दोनों का मॉडुलस क्या आएगा? सेम आएगा। सिमिलरली अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड करना क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना क्या होता है? डिवाइड करने का मतलब होता है कि जैसे कि ये तो रियल नंबर है नहीं कि 5 को 7 से डिवाइड कर दिए या 25 को 5 से डिवाइड कर दिए। इसमें क्या करना पड़ता है? Z2 को कंजुगेट से रेशनलाइज करना पड़ता है, ऊपर नीचे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखेंगे और फिर से उसका मॉडुलस निकालेंगे। या वैसे कर सकते हो या तुम ऐसे भी कर सकते हो, Z1 बाई Z2 का इसका मॉड अलग, इसका मॉड अलग, ठीक है। दोनों को थोड़ा सा अगर कंबाइन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? अगर Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z3 इंटू Z4 लिखा हुआ मिल जाए तो ये वैल्यू कैसे बन जाएगी? Z1 का मॉड अलग, Z2 का मॉड अलग डिवाइड बाई Z3 का मॉड अलग इंटू Z4 का मॉड अलग। इस तरीके से सिचुएशन बन जाएगी। तो इस तरीके से आएगा तो तुम डील कर लेना, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे अगर नंबर आ जाए जैसे Z1, Z2, Z3, Z4, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट, तो सबका मॉडुलस निकालना हो तो क्या तरीका होता है निकालने का? Z1 का अलग निकाल लेंगे, Z2 का अलग, Z3 का अलग, ठीक है, Z4 का अलग, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। समझ गए? अच्छा, अगर एक और तुम्हें कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए, Z का पावर n का मॉडुलस निकालना हो तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? Z का पावर n का मतलब क्या होता है? जैसे कि 1 प्लस आयोटा है, Z इक्वल टू, ठीक है, Z इक्वल टू, अगर फॉर एन एग्जांपल 1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, कोई बोल दे कि Z का पावर 100 का मॉडुलस निकालो, ठीक है, यानी कि 1 प्लस आयोटा की पावर के 100 का मॉडुलस निकालना, ठीक है, इसका मॉडुलस निकालना। तो एक तो ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि 1 प्लस आयोटा का पावर 100 करके निकालें और उसको क्या करें? मॉडुलस निकालें। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका तो ये भी हो सकता है ना, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू 100 टाइम्स लिख लें और इसका मॉडुलस निकाल लें। और अभी भी सिखाया है कि जितने कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो तब मॉडुलस निकालो, या सबको क्या करो? अलग अलग करके मॉडुलस निकाल लो। तो इसका मॉडुलस अलग निकाल लो, 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस अलग, 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस अलग, 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस अलग। ये कितनी टाइम चलेगा? 100 टाइम्स। तो कोई भी चीज को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? 100, सेम नंबर है ना, तो 100 इंटू इसका मॉडुलस क्या आएगा? 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस कितना आता है? 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस कितना आता है? अभी भी निकाले ना, 1 का स्क्वायर इज 1 और आयोटा में 1 है तो इसका भी स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा √2। तो इसका आंसर आ जाएगा 100√2। तो इसी तरह सिमिलरली इसको भी क्या लिख सकते हैं? Z का पावर n है तो Z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड कितने टाइम्स लिख सकते हैं? n टाइम्स लिख सकते हैं। और इसका मॉडुलस जब निकालने जाएंगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं, Z का मॉड इंटू जेड का मॉड इंटू जेड का मॉड कितने टाइम्स? n टाइम्स। और किसी भी सेम नंबर को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको कैसे लिखा जाता है? बोलो, Z का पावर n, ठीक है, मॉड Z का पावर n होगा, ठीक है, मॉड Z का पावर n। ये गलती हो गया, ठीक है, 100 बार लिखा गया है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा √2 का पावर 100, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अरे सेम चीज को मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना, जब ऐड करते हैं तब 100 होता, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे कि 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 5 को 5 बार लिख करके तो क्या होता है? जैसे 5 बार, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 की पावर 5। और इसी को अगर 5 बार ऐड करेंगे तो ठीक है, क्या होगा? तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2। तो इन दोनों चीज में थोड़ा सा ध्यान रखना। बच्चे इसमें तो समझ जाते हैं, बट जब जनरलाइज किया जाता है तो बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पे इनकी हिलने लगती है मतलब दिमाग। तो ये हो गए कुछ प्रॉपर्टीज, A, B, ठीक है, C, ठीक है, D और E। और भी इसके अलावा छोटे छोटे प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज होते हैं। E के बाद F, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ये होता है कि Z का मॉडुलस, ध्यान दो, Z का मॉडुलस और Z के कंजुगेट का मॉडुलस दोनों क्या होते हैं? बराबर। क्योंकि Z का अगर a प्लस आयोटा b है तो उसका कंजुगेट निकालोगे तो क्या आएगा? a माइनस आयोटा b। और जब स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर जाकर के, जैसे कि रूट के अंदर जाकर के स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b माइनस रहे या प्लस रहे फर्क थोड़ी ना पड़ता है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो इसलिए ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। एक और चीज G, ये भी लिख लेना, Z इंटू जेड का कंजुगेट, Z इंटू जेड का कंजुगेट।
दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, थोड़ा सा साइड में। तो मान लेते हैं z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है, ठीक है, a प्लस आयोटा बी है, तो z का कंजुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी। दोनों को जरा मल्टीप्लाई करना, क्या आ रहा है, a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी का मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा ना। और a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, कुछ मॉड का स्क्वायर, मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो मॉड का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, इतना सारा लिख लेना। इस प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत किसी में, बस घर पे जाके ट्राई कर लेना, जब क्वेश्चंस में देखोगे ना तो सॉल्व एग्जांपल में रहेगा, और नहीं तो हम तुम्हें क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है, इस पे। तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज है मॉडुलस की, इसको लिख लो, ठीक है। अच्छा पहले वाला पेज, 1 मिनट रुक जाओ, लिखना ही है तो 2 मिनट का एक साथ दे देंगे, 5-7 मिनट, सारा प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ लेते हैं। ये मॉडुलस, मॉडुलस के बाद एक छोटा प्रॉपर्टीज होता है, क्या, मॉडुलस के बाद छोटा प्रॉपर्टी होता है कंजुगेट का, ठीक है, किसका, कंजुगेट का। अब बताओ कंजुगेट में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं पॉसिबल। तो पहला प्रॉपर्टी तो नो डाउट, पहला प्रॉपर्टी तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू सपोज a प्लस आयोटा b है, ठीक है, इसका कंजुगेट लोगे तुम तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा b। और इस कंजुगेट का फिर से कंजुगेट लोगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव वाला क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा तुम्हारा a प्लस आयोटा b। तो पहला प्रॉपर्टी जो होता है इसका ये होता है कि अगर z कंजुगेट का कंजुगेट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। और कंजुगेट के बारे में और क्या है, कंजुगेट के बारे में क्या है, ठीक है, बी वाला तुम खुद बताना, यहाँ पे लिखा हुआ है जेड, ये दोनों लिखा हुआ है ना, तुम खुद कैलकुलेट करके बताना। अगर जेड प्लस जेड का कंजुगेट करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2a आएगा, ठीक है। तो 2 इंटू रियल पार्ट, अच्छा जेड माइनस जेड कंजुगेट करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करके दिखाओ कितना आ रहा है, a प्लस आयोटा बी माइनस a माइनस आयोटा बी करेंगे तो कितना आएगा, 2 आयोटा बी आएगा, 2 आयोटा बी आएगा, ठीक है, यानी बेसिकली 2b आयोटा, यानी कि क्या बोल सकते हैं 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट। आयोटा क्या रिप्रेजेंट करता है कि इमेजिनरी पार्ट है। चलो ठीक है, डी। और भी आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं कि 2 से ज्यादा का कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है, z1 प्लस z2, तो बोला जाए कि z1 प्लस z2 दोनों को जोड़ करके कंजुगेट निकालने के लिए, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो और तब कंजुगेट निकालो, या दूसरा ऑप्शन ये है कि z1 का पहले कंजुगेट और प्लस z2 का बाद में कंजुगेट। यानी दोनों को अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, जैसे फॉर एन एग्जांपल 3 प्लस 4 आयोटा दिया है और एक 2 प्लस 2 आयोटा दिया है, तो बोला जाए कि जैसे कि z1 प्लस z2 का कंजुगेट निकालने के लिए, तो तुम्हारे पास 2 तरीका है। एक तरीका क्या है कि दोनों को जोड़ के कंजुगेट निकाल लें, और दूसरा तरीका क्या है कि इसका कंजुगेट अलग निकालें, इसका कंजुगेट अलग निकालें और दोनों को तब जोड़ दें, बोथ आर सेम, ठीक है। और वैसे ही माइनस में भी अप्लाई हो जाएगा, यहीं पे लगा देते हैं, अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो यहाँ पे भी माइनस लगा लेना, बोथ आर सेम। अच्छा यहाँ पे 2 करके देखा है, बट यहाँ पे अगर 3, 4, 5 कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन से आ जाएं और सबका कंजुगेट लेना हो तो किसके बराबर हो जाएगा, सबका z1 प्लस z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट प्लस z3 का कंजुगेट, ऐसे सारी चीजें होती चली जाएंगी, ठीक है। मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं, मल्टीप्लाई मान लेते हैं z1 इंटू z2, 2 है कंजुगेट लेना है, तो ये क्या हो जाएगा z1 का कंजुगेट इंटू z2 का कंजुगेट। अच्छा ये क्या हो जाएगा, अगर डिवीजन में आ जाए तो सिमिलरली वही हो जाएगा z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाई z2 का कंजुगेट डिवीजन में, ठीक है। बस इतनी छोटी सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और 1-2 देखेंगे आगे, छोटा मोटा होगा तो देख लेना। पहले जो प्रॉपर्टी लिखवाए हैं उसमें कुछ रह गया है क्या, हाँ जो पहले से पढ़े हुए बच्चे इधर देख लो, कॉपी कोई बनाई है कंचा तुम कॉपी, अच्छा घर पे है, ठीक है। इतना सारा होता है कंजुगेट का, और इसी साइड में एक साइड यहाँ पे हम तुम्हें लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के प्रॉपर्टीज, तो आर्ग्यूमेंट का जो पहला प्रॉपर्टीज होता है, इधर ध्यान दो, आर्ग्यूमेंट का पहला प्रॉपर्टी होता है कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ कोर्स 2 नंबर होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, ठीक है, इंटू z2 रहे, ध्यान समझना,
दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और दोनों का आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, या तो दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे यही केस में अगर बात करते हैं, ये हो गया और ये हो गया, तो एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें और a प्लस आयोटा b के रूप में सिंप्लीफाई करें, उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट निकालें। आर्ग्यूमेंट निकालने तो आता है, और एक और ऑप्शन ये है कि हम क्या कर सकते हैं इसका, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 लिखें, ठीक है, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ऐसे कर लें, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये सिंपली ये फॉलो करता है लॉग की प्रॉपर्टी को। लॉग पता तुम लोग पढ़े हो? लॉग भी नहीं पढ़े हो तो उसको भी कहीं पढ़ा देंगे हम साइड टाइम लेकर के, ठीक है, वो तो बहुत पहले पढ़ाए थे लॉग हम, ठीक है, जब क्लास स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब पढ़ाए थे। हाँ तुम नहीं थी, ठीक है, तो लॉग ये हो गया। सिमिलरली आगे अगर बात करते हैं b का, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ, अगर तुम्हारे पास z1 बाई z2 रहे, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है, z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली दोनों को मैचअप कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो दोनों को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, c आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है, अगर z1 z2 z3 कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई में जाएगा तो इधर वाला क्या हो जाएगा, बताओ, राइट साइड क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z3। अच्छा, और अगर मिक्सअप आ जाए कुछ ऐसा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 बाई z3 बाई z4, तो ये क्या हो जाएगा, बताओ, जो जो मल्टीप्लीकेशन में है वो एडिशन में आ जाएगा, जो जो मल्टीप्लीकेशन में है वो एडिशन में आ जाएगा, और जो जो डिवीजन में है वो किस में आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन में। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 इंटू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z4, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें चीज होता है इसमें कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z का पावर n दे दिया जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z का पावर n बोले तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना, n टाइम्स, कितना टाइम्स, n टाइम्स, और इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, बताओ, n टाइम्स लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये कितने टाइम्स जाएगा, n टाइम्स जाएगा, और n टाइम्स सेम नंबर को लिख के ऐड करते हैं तो चीजें क्या बन जाती है, n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे होंगे कि सर ये क्या चल रहा है, ठीक है, तो एक पढ़ाया गया है, ठीक है, तुम एब्सेंट होगी, एक दो दिन तुम भी एब्सेंट की है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर ये चल क्या रहा है, बस प्रॉपर्टी लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, तो एक एग्जांपल लेकर के तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कंजुगेट वाला तो इजी है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, बट आर्ग्यूमेंट और इसका एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखना, फिर उसके बाद से लिखने का टाइम दे देंगे। सपोज z इक्वल टू एक हम लेते हैं क्या, z इक्वल टू कोई हम एक यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन लेते हैं, ये ले लेते हैं 1 प्लस, सुनो, 1 प्लस आयोटा, ठीक है, इंटू, ठीक है, √2 माइनस √2 आयोटा, ठीक है, और एक ले लेते हैं क्या, और बताओ कोई नंबर बताओ, एक और नंबर बताओ कोई, 1 प्लस √3 ले लेते हैं, ठीक है, 1 प्लस √3 आयोटा ले लेते हैं। सिंपली जितना सिंपल रहे, जितना सिंपल रहे उतना आसान रहेगा, ठीक है, जितना सिंपल रहेगा उतना आसान रहेगा सॉल्व करना। तो इसको ऊपर में तुम ऐसा ले लो ना, इतना जब लिए हुए ही हैं तो ये ले लो 1 प्लस आयोटा, और ये ले लेते हैं 1 माइनस आयोटा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कितने कम्प्लेक्स नंबर यूज हुआ है, 3 कम्प्लेक्स नंबर यूज हुआ है, 1 2, तो उसको मान लो ये z1 है, ये z2 है, ये z3 है। तो अगर यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन बोलता है कि इसका मॉडुलस निकालने के लिए, मॉड z निकालने के लिए, तो एक ऑप्शन ये बोलता है कि मान लिए कि सपोज ये z1 है, ठीक है, इंटू z2 है डिवाइडेड बाई z3 है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि सबका अलग अलग हम मॉड निकाल सकते हैं जो जिस पोजीशन में है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड डिवाइडेड बाई z3 का मॉड। जरा z1 का मॉड बताना जल्दी, कितना होगा, √2, z2 का √2, और नीचे का, ठीक है, कितना आएगा, 1, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टी का यूज। और अगर प्रॉपर्टी जिसको नहीं पता है वो क्या करता, गधो वाला मेथड, जैसे कि वो भी करके दिखा देते हैं कि वो आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, जस्ट फॉर चेक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 1a², और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी है ना, तो a² माइनस b², तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, ऊपर में 2
और 1 प्लस रूट 3 आयोटा है। तो ये तो देखना पसंद नहीं है हमें नीचे में, तो रेशनलाइज करेंगे किससे, इसके कंजुगेट से। तो 1 माइनस रूट 3 आयोटा नीचे और 1 माइनस रूट 3 आयोटा ऊपर। ठीक है, ये वाला क्या बन जाएगा, ये वाला तो 2 बन गया और 1 माइनस रूट 3 आयोटा कुछ ऐसा दिख गया ऊपर में, और नीचे में क्या दिखेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्या -1 होता है, ये क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो चीजें कुछ इस तरीके से दिखेंगी तुम्हारी, 2 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई, बोलो ये 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4। कुछ कॉमन लेके कट रहा है क्या, हाँ ठीक है, रूट 3 आयोटा का स्क्वायर है, तो रूट 3 का स्क्वायर इज 3 और आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 और प्लस 1 4 आ गया। 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस रूट 3 बाई 4। इससे इसको 2 से काट देंगे तो इसको रियल और इमेजिनरी में लिखेंगे तो 1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा, कुछ ऐसा आएगा, आएगा ना। अब इसका तुम जरा निकालो, इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस निकालने जाओगे तो क्या निकालोगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर इज 3/4। ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 4/4। ठीक है, ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 1। आयोटा कहां से आएगा, मॉडुलस में आयोटा कहां से आएगा, ठीक है। अच्छा यहां तक पहुंच गए हैं, तो एक तरीका ये है कि अब यहां तक पहुंच गए हैं, तो ये जो जेड आया हुआ है, ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, जरा देख के बताना। क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू आ रहा है तो मान लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आ गया, ठीक है, और कुछ समय के लिए इसको मान लेते हैं हम अल्फा, ठीक है, कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, अल्फा। तो निकालना, फास्ट तरीका निकालना क्या सीखा है, tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, y/x यानी कि b/a, यही होता है ना, b/a विदाउट साइन। तो रूट 3/2 को अगर डिवाइड करोगे, रूट 3/2 को डिवाइड करोगे 1/2 से, तो वैल्यू कितना आएगी, रूट 3। तो अल्फा की कितनी एंगल आ गई, रूट 3। tan अल्फा अगर रूट 3 है तो अल्फा का एंगल कितना हो जाएगा, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो सॉरी क्षमा करें, ठीक है, तो हमको लगा थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, अरे यार तो बहुत कष्ट। कैसे आएगा यार ये, क्या, तो बहुत कष्ट वाला बात हो गया। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं वो क्या आया था, जेड इक्वल टू क्या, प्रॉपर्टीज, फिर से लिखना पड़ेगा, चलो ठीक है, हम सेव करना भूल गए थे। चलो तो ये वाला चीज ऐसी है कि ये वाला पे एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है, और फिर से एक बार हम क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं उसको, प्रॉपर्टीज को लिख लेना, प्रॉपर्टीज को अभी लिख दे क्या, अरे ठीक है, प्रॉपर्टीज लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वेरीफाई सब कर लेना। प्रॉपर्टीज में क्या क्या था, एक तो प्रॉपर्टीज में ये था, प्रॉपर्टीज में ये था, प्रॉपर्टीज में आते हैं, ठीक है, तो ब्रेक ही है, मतलब ब्रेक ही है, प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं बस, ठीक है, तो इसमें कुछ समझना थोड़ी ना है, समझ तो चुके हो, बस हमारा मेहनत है थोड़ा सा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में एक था, पहला क्या था, मॉडुलस, यही था ना, मॉडुलस। तो अब तो बस प्रॉपर्टी लिखना है, मॉडुलस। मॉडुलस में क्या था, पहला का अगर Z1 हो Z2 हो का मॉड निकालना हो तो क्या हो जाता था, ये हो जाता था तुम्हारा Z1 का मॉड अलग इंटू Z2 का अलग, ठीक है, और Z1 बाई Z2 का मॉड निकालना हो तो क्या होता था, Z1 का अलग डिवाइडेड बाई Z2 का अलग। दोनों को मिक्सअप कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, Z1 Z2 बाई Z3 इंटू Z4 का मॉड। तो सबको क्या कर सकते हैं, अलग अलग, Z3 का मॉड इंटू Z4 का मॉड, ठीक है। अच्छा इसी चीज को अगर कंटिन्यूअस मल्टीप्लाइड कर दिया जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप टू n टाइम्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड इंटू Z3 का मॉड, कहां तक, n टाइम्स तक,
ठीक है। एक और प्रॉपर्टी था, जेड का पावर एन का मॉड निकालना हो तो ये क्या हो जाता था, जेड इंटू जेड अप टू एन टाइम्स, सही है, का मॉड। और इसका मतलब क्या हुआ, सबको, अरे जेड को एन बार लिख के मॉड निकालेंगे या सबको अलग अलग हम मॉड लिख लेंगे एन टाइम्स, कितना, एन टाइम्स। और सेम चीज को एन टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई किया गया हो तो क्या आ जाएगा आंसर, मॉड जेड का पावर एन। ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी था क्या, याद आ रहा है, और कुछ प्रॉपर्टी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, था ना, क्या था कि मॉड जेड और कंजुगेट का मॉड दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। इसका कंजुगेट का मॉड और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और एक और था, मॉड इंटू मॉड, सॉरी, जेड इंटू जेड का कंजुगेट का जब मल्टीप्लाई करते हैं, जेड इंटू जेड का कंजुगेट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है मॉड जेड का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं, अगर a इक्वल टू, अगर z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू अगर तुम्हारे पास है a प्लस आयोटा b, ठीक है, तो z का कंजुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। दोनों को जरा मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ये बेसिकली बन जाता है b स्क्वायर। ठीक है। और ये कुछ नहीं होता है, ये मॉड जेड का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि वी नो डेट की मॉड जेड की वैल्यू किसके बराबर होती है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो मॉड जेड का वैल्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये चीजें थी इतनी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ठीक है। क्या हो गया तुम्हारा साइन, इधर फोटो ले लेना। और ये हो गया मॉड जेड, और आगे अच्छा मॉडुलस का प्रॉपर्टी हो गया। और क्या क्या था, कंजुगेट, कुछ याद है तुम लोग को या नहीं याद है, देखो उसके जैसा बनो ना, क्या बोलते हैं, क्रिस मूवी में एक था ऋतिक रोशन, जो एक बार पढ़ लेता था तो सारा याद हो जाता था। ठीक है। वैसे ही तुम लोग रहोगे एक बार। हाँ तो अच्छा, एलियन से शक्ति लेना पड़ेगा, तो चलो एलियन से शक्ति बाद में लेना, सब यहाँ पे ध्यान दो। कंजुगेट में क्या था कि Z1 हो, ठीक है, प्लस Z2 का कंजुगेट हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2, मतलब Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। और Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट लेना हो तो इसको कैसे ले सकते हैं, Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट। अच्छा, इसी में अगर दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई Z3 प्लस Z4, कुछ ऐसा, और पूरे का कंजुगेट लेना हो तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2, ठीक है, Z3 का कंजुगेट प्लस Z4 का कंजुगेट। सही है। मल्टीप्लाई में भी होगा तो क्या होगा, Z1 इंटू Z2 का मल्टीप्लाई का कंजुगेट लो, या Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट लेकर के मल्टीप्लाई कर दो। Z1 बाई Z2 रहे, ठीक है, और इसका कंजुगेट पूरे को लेना है तो Z1 का कंजुगेट अलग, Z2 का कंजुगेट अलग ले सकते हो। इसी चीज को तुम जितना चाहो मल्टीप्लाई में Z1 Z2 Z3 Z4 रहे तो सबका अलग अलग कंजुगेट ले सकते हैं। सिंपली सब समेशन में रहे तो सबका अलग अलग कंजुगेट ले सकते हैं। और कुछ तो बचा नहीं, ठीक है, हो गया। क्या कर रहे हो, उसको छोड़ो। अच्छा, कंजुगेट का कंजुगेट, ठीक है, जेड कंजुगेट का कंजुगेट ले लेते हैं तो ये क्या जाता है, जेड आ जाता है। ठीक है। और इसके अलावा एक और था तुम्हारा प्रॉपर्टीज, डेट वाज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, यानी कि एंगल का। ठीक है, तो ये क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों नंबर क्या हो जाते थे, आर्ग्यूमेंट ऑफ समेशन में आ जाते थे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई प्लस Z2। और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में है, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में है तो ये क्या हो जाता था, आर्ग्यूमेंट ऑफ, बोलो, Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। और दोनों को एक साथ मिक्सअप कर देंगे तो जो जो एडिशन में, जो जो मल्टीप्लीकेशन में है एडिशन में जाएगा, जो जो डिवीजन में है वो सब्सट्रैक्शन में जाएगा। लिख ही लो, आर्ग्यूमेंट ऑफ अगर Z1 इंटू Z2 बाई Z3 इंटू Z4 हो जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4। ठीक है। और एक और था आर्ग्यूमेंट ऑफ Z का पावर n, तो इसका मतलब क्या हो गया, Z को n बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि Z को n बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि Z को अलग अलग आर्ग्यूमेंट के साथ n बार लिखना। ठीक है, Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कितना टाइम्स जाएगा, ये
n टाइम्स जाएगा। और सेम चीज को अगर n टाइम्स लिख करके ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसको लिख लो एक बार। हाँ, एक और चीज छूटा हुआ था, उसको भी लिख दे रहे हैं। क्या छूटा हुआ था, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का जो बेसिक तरीका होता है, क्या होता है, a प्लस आयोटा b। ठीक है, यही होता है ना। इसका हम मान लेते हैं कि मॉड z की वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ समय के लिए मान लेते हैं दिस इज r। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z को हम मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, z इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और इसी को हम लोग यूलर, ये भी बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं e की पावर r इंटू e की पावर आयोटा थीटा। ऑफ कोर्स वेयर r इज मॉडुलस एंड z थीटा इज आर्ग्यूमेंट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर E क्या है, तो E एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 2.71 होता है, दिस इज अ कांस्टेंट। ठीक है, वो वाला E है। तो इतना सारा हो गया। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे लोग। ठीक है।